वेलकम टू द लीगल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस। एक बात याद रखें, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कंपनी है जब उसको फ़ंड्स चाहिए होते हैं तो कंपनी अपने जो शेयर्स हैं वो लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने जो शेयर्स हैं लोगों को इशू नहीं करती, लोगों को सब्सक्राइब नहीं करवाती कि आप हमारे शेयर्स ख़रीदें और बदले में हमें फ़ंड्स दे दें। इसकी अब वजूहत हो सकती हैं। एक कंपनी जो है वो अपने शेयर क्यों नहीं इशू करती, अपनी सिक्योरिटीज़ पब्लिक सब्सक्राइब क्यों नहीं करवाती, इसकी वजह क्या है। हो सकता है कि कंपनी जो है उसने अपने शेयर इशू किए हों लेकिन पब्लिक रिस्पांस बहुत पुअर हो, यानी लोगों ने कंपनी के शेयर्स ना ख़रीदे हों। तो जो कंपनी है उसने स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है उसकी एक स्टेटमेंट बना के, डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देना है कि हमने तो शेयर इशू किए थे लेकिन पब्लिक रिस्पांस बहुत पुअर था, जिसकी वजह से हमने शेयर अब इशू करना छोड़ दिए हैं और ये हमने स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस आपको जमा करवा रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट होती है ये उन्होंने रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देनी होती है। एक तो ये हो सकता है, एक ये भी वजह हो सकती है कि जो उन्होंने करंट बिज़नेस करना था उसके लिए कंपनी के पास पैसे पहले ही मौजूद हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करें और लोगों को अपने शेयर इशू करें ताकि उन्हें फ़ंड मिल सके। कंपनी के पास पहले ही पैसे मौजूद हैं तो फिर भी जो कंपनी है वो अपने शेयर इशू नहीं करेगी। एक ये भी हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि कंपनी ने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखी थी वो ही पूरी नहीं हुई, यानी शेयर इशू करने शुरू किए लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हुई। तो कंपनी जो है वो फिर अपने स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट बनाएगी। वो डॉक्यूमेंट वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देगी और कहेगी कि हमने अपने जो सिक्योरिटीज़ थी कंपनी के वो हमने पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करवाई। अब इसमें मैं लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ, इसमें समझ आ जाएगी। द स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी व्हेन इट डज़ नॉट ऑफर इट्स सिक्योरिटीज़ फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यानी ये वो डॉक्यूमेंट बनाएगी अगर उसने पब्लिक सब्सक्राइब करने के लिए अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पब्लिक को ऑफ़र नहीं की, तो फिर वो क्या करेगी, एक स्टेटमेंट बनाएगी और वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएगी। अब ये जो ग्रीन लाइन्स आ रही हैं ये इसका एक थीम है, मेन मरकज़ी ख्याल जिसको कह सकते हैं। द स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द Registrar of Companies (ROC) when the company has not issued prospectus to the public for inviting them to subscribe for shares। अगर एक कंपनी है वो लोगों को इनवाइट नहीं करती कि वो उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करें तो फिर कंपनी एक स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस का एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और वो डॉक्यूमेंट वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देगी और कहेगी कि हमने जो शेयर्स हैं वो इशू नहीं किए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इफ़ द कंपनी डज़ नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस। ज़ाहिर बात है जब कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए तो अंडरस्टूड है कि कंपनी ने अपना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब ये बात याद रखें, जिस तरह हमने प्रॉस्पेक्टस प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि कंपनी जो है जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करे, लेकिन इतना भी लाजमी नहीं है कि वो लाजमी ही अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करे, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास पहले ही पैसे मौजूद हों, वो शेयर इशू करना ही नहीं चाह रही, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी ही फिर प्रॉस्पेक्टस को इशू करे और फंड हासिल करे। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉस्पेक्टस बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी इन ऑल एस्पेक्ट्स। इन ऑल एस्पेक्ट्स में कैसे आ जाता है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए लाजमी है कि वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करे ताकि उसे फ़ंड मिल सके, लेकिन तमाम एस्पेक्ट्स में ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है? जिस तरह मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि उन्होंने शेयर इशू किए हों लेकिन जो पब्लिक रिस्पांस है वो बहुत पुअर हो, जो उन्होंने करंट बिज़नेस स्टार्ट करना था उसके लिए पैसे पहले ही कंपनी के पास पैसे मौजूद हों तो फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर इशू करें, या जो उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखी हो कंपनी के लिए वो ही पूरी नहीं हुई, तो फिर जो है कंपनी जो वो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएगी। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव टू द प्रॉस्पेक्टस। अब कंपनी को चाहिए था कि वो प्रॉस्पेक्टस इशू करे, लेकिन वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि वो प्रॉस्पेक्टस के अल्टरनेटिव फाइंड कर ले। अब अल्टरनेटिव का क्या है कि उन्होंने स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है वो बना लेना है। It is not necessary to distribute prospectus for the company if the directors are able to raise the required funds by selling the shares and debentures to their friends and relatives। अब ये फिर स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस का की पॉइंट आ जाता है कि हो सकता है कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो कंपनी के शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने जो दोस्त हैं उनको सेल कर दिए हों,
तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने जो अपना फ़ंड उनको रिक्वायर्ड था वो उन्होंने कैसे हासिल किया कि जो कंपनी के शेयर्स डिबेंचर थे वो उन्होंने अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को सेल कर दिए हैं। तो मकसद तो हल हो गया, लेकिन उन्हें पब्लिक को नहीं किए क्योंकि उन्होंने उनके दोस्तों और रिलेटिव्स जो थे उन्होंने ख़रीद लिए। ये भी तो हो सकता है। इफ़ द कंपनी यूज़ द अल्टरनेटिव ऑफ द प्रोस्पेक्टस इट विल बी नेसेसरी टू सबमिट दैट कॉपी टू द रजिस्ट्रार। अब वो कहते हैं कि एक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस के अल्टरनेटिव यूज़ कर रही है। अब प्रोस्पेक्टस का अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर रही है कि वो स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है। इट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूट प्रोस्पेक्टस और सब्सटीट्यूट सर्कुलर। इसको फिर जो प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा उसको कहते हैं सब्सटीट्यूट प्रोस्पेक्टस। दिस सब्सटीट्यूट होल्ड्स ऑल द आइटम्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड इन द ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस। ये जो अंडरलाइन है, यानी इसमें भी वही चीज़ें होंगी जो आप एक ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं। यानी स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है वो तमाम चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी जो एक आम प्रोस्पेक्टस में आप मेंशन करते हैं। एंड इट नीड्स टू बी साइंड और अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर्स, और इसके लिए भी ज़रूरी है कि इसको भी डायरेक्टर्स से साइन वगैरह करवाया जाए। अब ये है एक छोटा सा कंसेप्ट के एक कंपनी जो है अगर वो अपने शेयर इशू नहीं करती, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का कोई उसने मेथड अडॉप्ट नहीं किया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस का एक डॉक्यूमेंट तैयार करे। वो डॉक्यूमेंट तैयार करके वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाए और कहे कि मैंने अपना जो हमारे जो शेयर थे हमने इशू नहीं किए, या वो ये भी कह सकती है कि जो हमारे शेयर थे वो हमारे दोस्तों और रिलेटिव्स वगैरह ने ख़रीद लिए हैं, इस वजह से हम लोगों को ऑफ़र नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करेगी, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस का एक डॉक्यूमेंट तैयार करके वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देगी। तो इस तरह ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेन्स, यानी अब जो स्टेटमेंट हमने बनानी है उसमें कौन से मेथड्स हो सकती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। पहले नंबर पे आ गया नेम ऑफ़ कंपनी। ज़ाहिर बात है जो भी कंपनी है उसका आपने नाम लिखना है। अकाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के बारे में जो मालूमात है वो लिखनी है, कितना शेयर कैपिटल है वो मेंशन करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिज़नेस, किस किस्म का आप बिज़नेस कर रहे हैं वो लिखना है। नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, ये तमाम मालूमात आपने उसमें मेंशन करनी है। प्रोबेबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी जिस वक्त आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, जब आपने कंपनी को रजिस्टर किया था उस दिन से लेकर आज तक कितने आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो भी मेंशन किए होंगे। नेम्स ऑफ वेंडर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेंडर्स का नाम है और उसकी जो एंड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसकी इंफॉर्मेशन भी उसमें लिखनी लाजमी है। लीस्ट सब्सक्रिप्शन, लीस्ट सब्सक्रिप्शन कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ उन्होंने वर्ड लीस्ट यूज़ कर दिया, वही कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी एक कंपनी है जब वो इनकॉर्पोरेट हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी वो 50 लाख होगी, तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आपने यहाँ मेंशन करनी है। अब वेंडर जो हमने वर्ड पर है उसका मतलब है वेंडर मीन्स समवन हु प्रमोट्स और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट में इसके साथ है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, यानी जो स्टेटमेंट जो है ये इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये सेम है जिस तरह हमने प्रोस्पेक्टस के बारे में कंटेंट्स पढ़ा था, उसी बिल्कुल उसकी तरह ये उसमें जो इंक्लूजन हमने की थी बिल्कुल वो प्रिपरेशन ऑफ जो स्टेटमेंट है वो और कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो सिविल लाइबिलिटी है वो भी सेम है, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो भी, जो प्रोस्पेक्टस की क्रिमिनल लाइबिलिटी थी वो भी जो स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस है, अगर इसमें भी कोई डिफेक्ट हो जाता है तो इसकी भी सेम होगी। और सिविल लाइबिलिटी है तो इसमें भी जो कंपनसेशन है वो सेम ही मिलेगी। लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस, अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि प्रोस्पेक्टस में कोई डिफेक्ट निकल आया, तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी, उसके ऊपर कोई सज़ा जज़ा भी होगी कि नहीं। नंबर फर्स्ट पे है A person commits an offence that makes an incorrect or misleading statement in a prospectus। अब एक आदमी जो है वो एक ऑफेंस करता है, क्या ऑफेंस करता है कि प्रोस्पेक्टस में कोई इनकरेक्ट जो मटेरियल है वो डाल देता है, या कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड कर देता है प्रोस्पेक्टस में, और omits any information from the prospectus which needs to be included in the prospectus, या कोई ऐसी चीज़ प्रोस्पेक्टस में से ओमिट कर देता है जिसका प्रोस्पेक्टस के अंदर होना ज़रूरी था। मिसाल के तौर पर प्रोस्पेक्टस में होना ये ज़रूरी था कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो लाजमी आपने मेंशन करना है, तो प्रोस्पेक्टस में जो उसके ऑफिसर्स हैं या कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर शेयर कैपिटल मेंशन नहीं करती, तो अब ये एक नेसेसरी चीज़ थी जो इन्होंने ओमिट कर दिया है, तो इस वजह से कंपनी के ऊपर जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज होगी। अब क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज होगी, नंबर नेक्स्ट है एनी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर
विदर नहीं है, इधर है। डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, अब 3 साल तक उसको जो है वो सज़ा हो सकती है, और विद फाइन भी हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग 100 मिलियन रुपीज़ अनलेस ही प्रूव्स दैट इधर द स्टेटमेंट वाज इमैटेरियल। जब तक वो ख़ुद को ये साबित नहीं करेगा कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, बात ऐसे नहीं है, अगर वो ख़ुद को सच्चा साबित कर सकता है तो फिर ये लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। अगर वो इसमें मुलव्वस पाया जाता है तो फिर उसको 3 साल तक सज़ा, फ़ाइन जो है वो 100 मिलियन तक हो सकता है। नंबर 4 पे आ गया सिविल लाइबिलिटी। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी तो आ गई जिसमें सज़ा वगैरह का काम आ गया। अब सिविल लाइबिलिटी क्या चीज़ है? कंपनसेशन फॉर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। अब आपने प्रोस्पेक्टस में वो तमाम ऑफेंस किए हैं, मिसलीड किया है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, कोई चीज़ ओमिट कर दी है, तो उसके बाद जो सिविल लाइबिलिटी है वो क्या होगी? अब इसमें है एवरी इश्यूअर डायरेक्टर और एनी पर्सन हु हैज़ साइंड द प्रोस्पेक्टस शैल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु एक्वायर्स एनी ऑफ द सिक्योरिटीज़। अब एक आदमी था आउटसाइडर, उसने कंपनी के साथ डील किया, कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब बाद में उसको नुकसान हो जाता है क्योंकि उसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स वगैरह थी, उसने वो पढ़ के तो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो गलत है, तो आउटसाइडर को नुकसान हो गया, तो अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो जो कंपनी है फिर वो उसके लिए भी लाइबल होगी कि उस बंदे को कंपनसेट करे। इसको कहते हैं सिविल लाइबिलिटी, यानी किसी का नुकसान हो गया तो आपने उसका जो नुकसान है उसका दावा करना है। नंबर 5 पे आ गया कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी जो प्रोस्पेक्टस आप जिसकी अब तक हम बात कर रहे थे उस प्रोस्पेक्टस में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसमें है नंबर 1 जो है द मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड इन द एब्रिज्ड शॉर्टेंड प्रोस्पेक्टस एंड द रिपोर्ट्स मस्ट बी सेम एज प्रोवाइडेड इन द फुल प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे एक आ गया है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस और एक होता है फुल प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि शॉर्ट प्रोस्पेक्टस। फुल प्रोस्पेक्टस तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, उसमें ये है ना कि जो फुल प्रोस्पेक्टस है वो ज़्यादा लेंथी हो सकता है, हर जगह यूज़ ना करे, तो फिर जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस शॉर्ट फॉर्म में होता है, जबकि फुल प्रोस्पेक्टस में तो कंपनी के तमाम जो बातें वगैरह लीगल मटेरियल है वो तमाम होगा, लेकिन अपनी सहूलत के लिए जो कंपनी है वो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस बना सकती है। लेकिन एक चीज़ मस्ट है कि जब भी आपने प्रोस्पेक्टस लिखना है तो इसके साथ एब्रिज्ड लाजमी लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस की शॉर्ट फॉर्म है, फुल प्रोस्पेक्टस अलग है। नंबर नेक्स्ट है द वर्ड अब्रिज्ड मस्ट बी रिटन विद द वर्ड प्रोस्पेक्टस। वही बात आ गई कि जब भी यहाँ पे वर्ड प्रोस्पेक्टस लिखा जाएगा तो उसके साथ अब्रिज्ड लाजमी आएगा कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये फुल प्रोस्पेक्टस की शॉर्ट फॉर्म है। पता चलना चाहिए कि ये एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, ना कि फुल प्रोस्पेक्टस है। वेबसाइट एड्रेसेस फ्राम वेयर द कंप्लीट प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स एंड सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन फॉर्म कैन बी डाउनलोड। अब जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस जो है वो भी उनकी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट प्रोस्पेक्टस पड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने का एक जो फॉर्म होता है वो भी कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाना चाहिए। जिस तरह हमने अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना हो एडमिशन वगैरह के लिए तो उनकी वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल होता है, उसके बाद उनके एडमिशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो यही कहते हैं कि अगर एक बंदे ने कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करना है तो एक जो सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है वो कंपनी की वेबसाइट पे मौजूद होना चाहिए जो डाउनलोड हो सके। एडवाइसेस फॉर इन्वेस्टर्स रिलेटिंग टू रीडिंग ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग फॉल्स एप्लीकेशन। अब उसके ऊपर वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी के साथ डील करना है उनके लिए कुछ रीडिंग मटेरियल पड़ा होना चाहिए जिनमें रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात होनी चाहिए कि अगर आप कंपनी के साथ इस मैटर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये रिस्क हो सकता है, ये इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। एंड प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग फॉल्स एप्लीकेशन, और गलत एप्लीकेशन जो है कोई इन्वेस्टर जो है वो ना बना दे, इसके बारे में तमाम हदायत होनी चाहिए। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, कंपनी किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई वो डेट भी आपने उसमें मेंशन करनी है। एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, और आपका जो कंपनी कौन सा बिज़नेस कर रही है वो उस बिज़नेस के बारे में भी आपने डिटेल लिखनी है। द अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज द फुल प्रोस्पेक्टस, और अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को भी ऐसे ही उस मैनर में और ऐसे ही साइन किया जाएगा जैसे कि ये एक फुल प्रोस्पेक्टस है, उतनी ही उसको भी अहमियत दी जाएगी। और इसके अलावा कंपनी ऑलरेडी जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो चुकी है उनके बारे में भी आपने बताना है। कंपनी का शेयर कैपिटल भी मेंशन करना ज़रूरी है। डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, लीगल
एडवाइज़र वगैरह की डिटेल्स भी देनी ज़रूरी हैं। और इसमें सिर्फ एक वर्ड जो था ये एब्रिज्ड है, इसके बारे में मैं फिर बता देता हूँ। एब्रिज्ड जो प्रॉस्पेक्टस है ये शॉर्ट फॉर्म होती है, अपनी कंपनी ईजीनेस के लिए इसको यूज़ कर सकती है। हो सकता है फुल प्रॉस्पेक्टस ज़्यादा लेंथी हो और हर बार उसको इशू करने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, लेकिन एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस की भी उतनी अहमियत होगी जितनी फुल प्रॉस्पेक्टस की अहमियत है।